वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 18 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि खेल रत्न पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था और इसका राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिताली राज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज, जिन्हें कि अभी हाल ही में खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है और इस प्रकार ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है इस सम्मान से सम्मानित होने वाली। सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूं जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से हमारे सारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले पाएंगे और यहाँ पर आपका तैयारी का आकलन होगा कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल हैं जैसे कि करंट अफेयर्स आदि, तो ये सभी आप यहाँ से बीपीएससी मेकर ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राम जन्म मिश्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बक्सर के रेड क्रॉस भवन में ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान का आयोजन किया गया और इस अवसर पर विक्रमशिला विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर राम जन्म मिश्र को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये जो आयोजित हुआ था ये सम्मान समारोह बक्सर के रेड क्रॉस भवन में आयोजित हुआ था और यहीं पर ये डॉक्टर राम जन्म मिश्र को इस सम्मान से सम्मानित किया गया जिसका नाम है ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में बक्सर के बारे में लिखा है कि बक्सर जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि बक्सर के चौसा से ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। तो बक्सर में एक स्थान है चौसा और वहीं से बिहार में गंगा नदी का प्रवेश होता है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुकी बिहार के मखाना का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। जीआई टैग जो मिल रहा है मखाना को, अब ये मिलना तय हो चुका है, तो इसे किस नाम से ये मतलब जीआई टैग प्रदान किया जाएगा, ये घोषणा हो चुका है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथिला मखाना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूँ कि कुछ समय से बिहार का मखाना चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसको जीआई टैग प्रदान किया जाने वाला है। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया था। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है कि पहले इसका नाम बिहार का मखाना रखे जाने का निर्णय लिया गया था, परंतु मिथिला क्षेत्र से संबंधित होने के कारण बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसका नाम मिथिला मखाना रखने की घोषणा की है। तो ये घोषणा हो चुका है, इसका नाम होगा मिथिला मखाना और अभी हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। जब ये प्रदान किया जाएगा कंप्लीट जानकारी मैं पुनः आपको दूंगा। और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट को लिखा है कि बिहार का विश्व का लगभग 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी मखाना का उत्पादन होता है उनमें से अगर हम देखें तो 90% जो भाग होता है ये बिहार से ही उत्पादित होता है मखाना का। तो ये आंकड़े भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न, आंकड़े वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी पूछे गए हैं कई बार और ये पूछे जाएंगे भी। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के किस कांस्य पदक विजेता को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह बिहार से संबंधित ये भी प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शरद कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को आप एकदम ध्यानपूर्वक समझिए और इसे देखिए और अपनी कॉपी में से नोट कीजिए। तो टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले मुजफ्फरपुर के शरद कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल पुरस्कार से नवाजा है और उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और बात करें अगर हम शरद कुमार की, तो शरद कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इस वजह से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अब यहाँ पे हमने मुजफ्फरपुर के बारे में लिखा कि मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक और पॉइंट को लिखा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर के प्रमोद भगत, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए पैरालंपिक 2021 में बैडमिंटन में देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था, उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ये जानकारी मैंने आपको कल भी दिया था कि बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं प्रमोद भगत।
इन्हें अभी हाल ही में मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे भी आप यहाँ ध्यान से समझिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो पहले जो नाम था ये था राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसका भी हाल ही में अगस्त 2021 में नामांकन किया गया और इसे बदल कर किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना। ये नाम में परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया अगस्त 2021 में। अब यहाँ पे हमारा होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का शुभारंभ किया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का शुभारंभ किया गया है। आपको ये ध्यान रखना, ये दोनों देशों के बीच जो युद्धाभ्यास होता है ये शक्ति भी इसमें शामिल है। यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि रूस का भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़, अभ्यास वरुण और अभ्यास शक्ति आयोजित होता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इनमें से 3 शामिल है, एक तो अभ्यास गरुड़, अभ्यास वरुण और अभ्यास शक्ति। ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास से युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण है, जो कि 15 से 26 नवंबर 2021 तक फ्रेजस फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास शक्ति का ये छठा संस्करण है, जो कि फ्रेजस फ्रांस में 15 से लेकर के 26 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका शुभारंभ हो चुका और इसका जो समापन होगा ये 26 नवंबर 2021 को होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है, यानी कि यह एक यूरोपियन देश है और ये पश्चिमी यूरोप में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर इसी में हमने लिखा है कि जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा हुआ है और इस प्रकार यह 3 ओर से सागरों से घिरा है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी फ्रांस की स्थिति को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि और यह यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। और अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति है यह है इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से फ्रांस से रिलेटेड याद रखें। और साथ साथ अगर बात करें यहाँ की जो मतलब राष्ट्रीय ध्वज की, तो आप यहाँ जो इस इमेज में देख रहे हैं ये फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पहले गैर लाभकारी शहर का आगाज किया जा रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चे में है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सऊदी अरब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने पहले गैर लाभकारी शहर के आगाज का ऐलान किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये ऐलान किसके द्वारा किया गया। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद ने पहले गैर लाभकारी शहर का आगाज का ऐलान किया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सऊदी अरब में ये किया जा रहा है। और अगर यहाँ पे हम इस शहर की बात करें तो यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं इसका नाम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गैर लाभकारी शहर होगा और यह शहर रियाद में 3.4 वर्ग किलोमीटर में रचनात्मक व नवोन्वेष को बढ़ावा देने के लिए बसा जाएगा। और साथ साथ आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, सऊदी अरब से रिलेटेड एक फैक्ट है कि सऊदी अरब ने वर्ष 2060 तक अपने देश में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की घोषणा की है। ये घोषणा भी हाल ही में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में लिया गया, जो कि कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ग्लासगो शहर में, जो कि स्कॉटलैंड में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत, सिंगापुर व थाईलैंड की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास में भाग लिया। इसका आयोजन किस सागर में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंडमान सागर में भी हाल ही में तीनों सेनाओं के बीच अभी हाल ही में युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत, सिंगापुर व थाईलैंड की नौसेनाओं ने 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास के पहले दिन अंडमान महासागर या फिर अंडमान सागर में हो रहे कई सैन्य अभ्यास में भाग लिया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा, यह अभ्यास समुद्री क्षेत्र में तीनों मित्र राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच बढ़ते तालमेल और सहयोग को रेखांकित करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस त्रिपक्षीय अभ्यास में किस मतलब युद्धपोत ने भाग लिया है, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पर आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं। तो भारतीय नौसेना ने मिसाइल युद्धपोत कारमुक को उतारा है, जबकि सिंगापुर का नेतृत्व RSS टेना एशियस युद्धपोत कर रहा है, जबकि थाईलैंड ने खामरोसिन श्रेणी की पनडुब्बी को अभ्यास में भेजा है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना है।
अब यहाँ पर हम चलेंगे 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित विजय दिवस समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 16 दिसंबर 2021 को ढाका पहुंचेंगे, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने बांग्लादेशी समकक्ष अब्दुल हामिद के आमंत्रण पर 16 एवं 17 दिसंबर को बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। यानी कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश में, मतलब यहाँ पर बांग्लादेश के दौरे पर होंगे और यहीं पर विजय समारोह में या फिर विजय दिवस समारोह में भाग लेंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पार्ट में लिखा कि यह भारत के 14वें राष्ट्रपति का बांग्लादेश का पहला दौरा होगा। और इसके अतिरिक्त कई सारे और भी फैक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त बांग्लादेश और भारत 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के अवसर पर लोगो एवं बैकड्रॉप डिजाइनिंग प्रतिस्पर्धा का संयुक्त रूप से आयोजन करेंगे। और साथ ही साथ हमने एक और पॉइंट को लिखा कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पटना आए थे। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना है। जिस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ों को बताता हूँ, ये निसंदेह आपके लिए आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। और जो भी चीज़ यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं अब चर्चा कर रहा हूँ विधानसभा की, तो विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आए थे, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो जितने चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताया और साथ साथ कुछ अपने तरह से भी चीज़ों को ऐड करके इसे याद कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। नोट रहने से आपको फायदा ये होता है कि आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए सभी का मंथली पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ वही पीडीएफ आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी मिलेगा, तो आपको जहां से भी सहूलियत हो वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज। और बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिणी जम्बू द्वीप का एक राष्ट्र है और इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई थी जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूर्वी प्रांत घोषित किया गया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि बांग्लादेश दुनिया में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है यह है अमार सोनार बांग्ला। और यहाँ की जो राजधानी है ढाका, जो कि देश का सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा यह है बांग्ला। और यहाँ के जो प्रमुख धर्म है, यानी कि राष्ट्रीय धर्म की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय धर्म है मुस्लिम, जो कि कह सकते हैं 90%, लगभग 90.5% मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और इसके अतिरिक्त 8.5% हिंदू, 0.6% बौद्ध और 0.4% ईसाई। ये नवीनतम आंकड़े के अनुसार ये मतलब बताया जा रहा है। अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की, तो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। और साथ साथ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है बांग्लादेश की जो मुद्रा है या फिर यहाँ की जो करेंसी ये है टका, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी, यानी कि स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश कब गठित हुआ था। कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर में मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है, यह दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना का भी प्रतीक है और साथ ही साथ पहली बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस 1956 में मनाया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने इस दिवस के थीम के बारे में लिखा है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2021 की थीम क्या है। तो 2021 की जो थीम है यह मीडिया से कौन डरता है, ये 2021 का थीम है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, 2021 वाला ये थीम है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अन्य मतलब के दिनों की, तो 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दायरता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस तथा बाल दिवस और साथ ही साथ 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस। ये जानकारी मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले भी दिया था कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और झारखंड का मतलब कह सकते हैं स्थापना दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष ये 15 नवंबर को आयोजित किया जाता है समारोह। अब यहाँ पर हम चलेंगे 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है और यहाँ हेलीकॉप्टर तथा विमानों के इंजन का निर्माण किया जाएगा।
जो कि आपको ये ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका मतलब कह सकते हैं उद्घाटन हुआ, और ये उद्घाटन किनके द्वारा किया गया ये भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और हाल ही में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर्स की, तो इस वाले पॉइंट पर यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों में शीर्ष पर था। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था, जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश का पहला मास्क एटीएम खोला गया, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के महोबा पान काला नमक चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इसके अलावा अगर हम बात करें हाल ही में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है। पिछले वीडियो नहीं बल्कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि पहला मास्क एटीएम कहाँ खोला गया है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें पहला हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी है लखनऊ में। और यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर की, तो अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अभी हाल ही में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत के पहले हाथी अस्पताल की शुरुआत हुई, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के महोबा पान और काला नमक चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये तमाम चीज़ें यहाँ से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सभी चीज़ों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट है, आप यहाँ पर इसको देख के आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रानी कमलापति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। इसका नामकरण गोंड साम्राज्य के बहादुर और निडर रानी कमलापति के नाम पर किया गया है। आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है जिसके नाम पर ये मतलब कह सकते हैं इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, तो ये कौन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी थे, और जिनका नाम है रानी कमलापति, और इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। तो मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में EFIR पंजीकरण सेवा की शुरुआत की गई थी, और पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में ही स्थापित किया गया है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट की जो मतलब कह सकते हैं स्थापना हुई है हबीबगंज में ही हुई है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश से हुई है, और साथ ही साथ अंकुर योजना कुछ दिन पहले चर्चे में था, तो अंकुर योजना की भी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ये तमाम चीज़ों को यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ये छोटे छोटे फैक्ट ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है, और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पुरस्कृत किया जाएगा 20 नवंबर को। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 नवंबर 2021 को दिल्ली में होने वाले अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राज्य को यह सम्मान प्रदान करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है 20 नवंबर 2021 को ये सम्मानित होंगे, ये घोषणा हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है, इससे पहले 2019 और 2020 में भी छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार मिला था, और पुनः ये 2021 में भी ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ को ही मिला। लगातार ये तीसरा वर्ष है। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ को न केवल एक राज्य के रूप में सम्मानित किया जाएगा बल्कि इसके 61 शहरों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, न केवल राज्य बल्कि राज्य के 61 शहरों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यानी कि स्वच्छता के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कंप्लीट जानकारी याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम 12वां प्रश्न है, हाल ही में 44वां बांग्ला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ कि 44वां बांग्ला उत्सव मेघालय में शुरू हुआ है, और मेघालय की गारो जनजाति द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो बांग्ला उत्सव है ये मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। आपके प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि गारो जनजाति निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो विकल्प के आधार पर आप मेघालय इस प्रश्न का राइट आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह जनजाति अपने देवता को खुश करने के लिए इस उत्सव में बलिदान भी करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिल्लोंग, और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, और राज्यपाल है सतपाल मलिक। और मेघालय के शिल्लोंग में भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट खोला गया है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हाल ही में मेघालय का 12वां जिला पश्चिमी खासी हिल्स को बनाने की घोषणा की गई थी।
तो ये सारे जो फैक्ट है इसे आप लोग याद रखिए और रिवीजन देते रहिए। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और साथ साथ ये आपके मेंस के लिए भी उपयोगी होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के 21 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहे तो इसको विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जो लोग भी इस सीरीज के पीडीएफ फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेने के बाद ये तमाम पीडीएफ फाइल को आप डेली और मंथली बेसिस पर यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे, इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।